Hello dear students. Today we will discussing the most important chapter for class 10th, that is electricity. आज हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको थ्योरी के भी आते हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी करने के लिए बोले जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। उसके पहले जो चैप्टर को हमको कंप्लीट करने से पहले या चैप्टर को पढ़ने से पहले जो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कभी कभी पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेटा जैसे हम लोग सुनते हैं सब कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो बेसिकली आप बोल क्या रहे हो, उसको हमको जानना है वो क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम देखें बेटा सिंपली तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, सिंपल वे में अगर हम बोलते हैं इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है बेटा, ये चार्ज का फ्लो है। बट आप इतना कहने से नहीं बच जाओगे, ये कोई डेफिनेशन नहीं। अगर इसको आप टेक्निकली कम्प्लीटली डिफ़ाइन करना चाहते हो तो उसको आपको प्रॉपर वे में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे वो आपको सीखना है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। मीनिंग क्या हुआ, कोई क्रॉस सेक्शन ले लो, सपोज हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया बेटा, इस क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन लिया आपने, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे t इक्वल टू आपने 10 सेकंड तक इसमें ऑब्जर्व किया या कोई आपको बताया 10 सेकंड तक इसमें सपोज 20 यूनिट क्या है बेसिकली बेटा, ये कूलम होती है, ठीक है। 20 यूनिट चार्ज इससे फ्लो हुआ। तो अगर आपसे कोई जैसे करंट की डेफिनेशन क्या है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डेफिनेशन है। तो जब आप I डिफाइन करोगे, I इज इक्वल टू बेसिकली क्या है Q अपॉन T। Q क्या है बेटा, यहाँ पे ये चार्ज है और ये T क्या है, टाइम है। तो आप जब I डिफाइन करोगे, I इज़ व्हाट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर टाइम को डिवाइड किया तो पर यूनिट टाइम आ गया। कितना चार्ज था बेटा इसमें, 20 कूलम फ्लो हो रहा था। कितने टाइम में फ्लो हुआ, 10। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 यूनिट क्या होगी उसको हमें पढ़ना है बेटा, ये एम्पियर होती है। इसकी यूनिट जो होती है करंट की एम्पियर होती है। बेसिकली हम इसको 2A से डिनोट करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म एम्पियर का, ठीक है। तो 2 एम्पियर। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर, आप 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, उसको डिफाइन करने के लिए बेटा क्या करना है, जो आपने एक रिलेशन है बिटवीन, ये आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन Q, I एंड T। Q, I एंड T के बीच में क्या रिलेशन है, Q क्या है बेटा, ये आपका चार्ज है, ठीक है। Q चार्ज है, I क्या है, करंट है, और T क्या है बेटा, इसमें टाइम है, ठीक है। तो ये इसका आपको रिलेशन इसमें पढ़ना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले तो इनका जो नोटेशन है, Q हम चार्ज को बोलते हैं, I करंट को बोलते हैं और T टाइम को। तो जो रिलेशन है वो होता है बेटा Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ से आप निकालोगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, Q अपॉन T। अगर आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना, व्हाट इज़ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, या हम 1A भी बोल सकते हैं। ये क्या है, अगर आपसे पूछता है कोई 1 एम्पियर क्या है, तो आप क्या लिखोगे, इफ़ Q इज इक्वल टू 1 एंड T इज इक्वल टू 1। अगर आप Q भी 1 ले रहे हो, T भी 1 ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1। तो क्या हुआ बेसिकली, ये क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या है बेटा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 1 एम्पियर इज व्हाट, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज 1 कूलम, देन द करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। तो यहीं से हमने डिफाइन किया, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज 1 कूलम, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, ठीक है बेटा। हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो कूलम, तो ये आपको यूनिट याद रखनी बेटा, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं यूनिट
Q की यूनिट होती है कूलम, ठीक है, और I की यूनिट होती है एम्पियर, और T का यूनिट आपको इसमें सेकंड लेना। तो जो आपने यहाँ लिखा Q इज इक्वल टू आई टी, तो I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q अपान T। अगर आप इसको लिखोगे कूलम अपान सेकेंड, तो ये भी आपका 1 एम्पियर ही है, ठीक है। कूलम अपान सेकेंड को भी हम बेटा बोलते हैं 1 एम्पियर, तो ये भी आपका 1 एम्पियर है। तो बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी या करंट किसी कंडक्टर में या किसी मेटल्स में कैसे फ्लो होती है। जैसे बेटा आप जानते हो मेटल्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि आउटर सेल में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 9th में, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल ऑफ द मेटल्स। अगर आप एक एटम की बात करोगे, सपोज मैग्नीशियम ले रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको मालूम है किसी भी मैटर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बहुत बढ़ गए। एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे हो गए। तो बहुत सारे एटम्स होने का मतलब इलेक्ट्रॉन भी जितने एटम्स से उसके 2 गुना फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई कंट्रोल नहीं होता या बहुत कम होता, बहुत वीक फोर्स लगाते हैं। दैट मीनिंग क्या है कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होता या ना के बराबर होता। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं किसके लिए, फ्री टू मूव करने के लिए फ्री होते हैं। यही रीज़न है कि जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या ज़्यादा रिएक्शन करते हैं अदर्स के। तो जो आप ऑक्सीजन के साथ भी कर लेंगे, वाटर के साथ भी कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम सभी टाइप के एलिमेंट से मेटल रिएक्ट कर जाते हैं जनरली। तो रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द आउटर सेल, बिकॉज द बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियस टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी पुअर और निग्लेजिबल। तो आप उस कॉन्सेप्ट से हमको इसको समझना है, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे समझेंगे। तो बेटा मेटल्स में करंट को समझने के लिए हमको ये 2 बेस लेने पड़ेंगे। पहला है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स आर पोटेंशियल इज अप्लाइड। पोटेंशियल क्या है बेटा, बेसिकली सप्लाई ऑफ वोल्टेज। सप्लाई ऑफ वोल्टेज क्या है, बेसिकली अटैचमेंट ऑफ अ बैटरी। जैसे आप टेलीविज़न चलाते हैं तो क्यों चलता है, क्योंकि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो रही, क्योंकि उसमें आप पोटेंशियल दे रहे हो या बैटरी उसमें लगा रहे हो, या जो भी एक्सटर्नल सोर्स है वहाँ से आप पोटेंशियल लगा रहे हो। पोटेंशियल है क्या, बेसिकली अ कॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पोटेंशियल की वजह से हम सब कुछ पढ़ेंगे, पोटेंशियल की वजह से ही फ्लो होगा, ठीक है। तो जैसे आप वाटर की बात करो तो हायर लेवल से लोअर लेवल में देखोगे आसानी से फ्लो हो जाएगा, बट नीचे से ऊपर फ्लो कराना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा नीचे। अगर हम नेचुरल टेंडेंसी देखें तो ऊपर से नीचे विदाउट किसी एफर्ट के फ्लो रहा, तो इसका मतलब द पोटेंशियल या द हाइट ऑफ द, यहाँ पे जैसे हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो हाइट को हम ले रहे हैं, द हाइट ऑफ द अपर पोर्शन इज मोर देन लोअर पोर्शन, सो द वाटर कैन फ्लो ईजिली फ्रॉम अपर टू लोअर। सिमिलरली यहाँ पे जो पोटेंशियल को अगर आप वाटर के कंपेयर करो इलेक्ट्रिसिटी को, तो जो हायर पोटेंशियल पे होगा तो जो चार्ज फ्लो होगा या जो करंट फ्लो होगी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है, कॉज ऑफ। तो अगर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इसका मीनिंग क्या है, आपके पास ये कोई मेटेलिक कंडक्टर था, ठीक है बेटा, इसमें बहुत सारे एटम्स थे, ऐसे एटम्स बहुत सारे थे, सभी में इलेक्ट्रॉन थे, ये सभी में इलेक्ट्रॉन्स थे। आउटर सेल में किसी में अगर मोनोवैलेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और डबल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ट्राईवैलेंट है तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम आ गया आपका 2 वैलेंस, सोडियम हो गया मोनोवैलेंट, ठीक है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसमें कोई बाहर से बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहे हो, अगर सपोज जो बैटरी कनेक्शन होता है इस टाइप से होता है, ये सिंबल है बेटा बैटरी का, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर इसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं इसमें तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा। क्या होगा, बेसिकली ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब एक दूसरे से टकराएंगे, जैसे सपोज भीड़, किसी आप रस एरिया में जाओ, बिल्कुल स्पेस नहीं, ठीक है। जब बिल्कुल स्पेस नहीं है तो क्या होगा, उस केस में आप देखोगे तो अगर एकदम से आदमी को ये बोल दिया जाए कि यहाँ बम रखा हुआ है, या ये बोल दिया जाए कि यहाँ पे कुछ
मिस हैपनिंग होने वाली, तो सब आदमी एकदम से भागेंगे, तो आप देखोगे नेट मूवमेंट जीरो जैसे ही रहेगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो उनका नेट मूवमेंट जीरो होता, वो कहीं जाते नहीं हैं, वहीं के अंदर जहाँ रहते हैं उसी के आसपास मूव करते रहते हैं। तो इस केस में आप देखोगे चार्ज का नेट मूवमेंट जो जीरो है। जब चार्ज का नेट मूवमेंट जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ नो करंट। नो करंट क्यों है बेटा, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं मूवमेंट हो रहा, क्योंकि इनको फ्लो कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो वो हम सेकंड उसमें बात करेंगे। सेकंड इसमें बात करेंगे तो व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही आपका कंडक्टर था, आपने क्या किया, एक बैटरी लिया। बैटरी का सिंबल बेटा इस टाइप से जो मैंने बनाया, ये जो बड़ा होता है इसको हम प्लस बोलते हैं, जो छोटा होता है इसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ठीक है, इस टाइप से। और जो करंट होगी, करंट अभी हम डिस्कस करेंगे, करंट डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया तो इसका पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, पोटेंशियल मतलब ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे चार्ज, जब पॉजिटिव आ गया इस प्लेट पे, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर अट्रैक्ट होंगे, किस साइड, लेफ्ट साइड में अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्ट होके जहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव है वहाँ पे ये जाएंगे। तो जब आपने कोई पोटेंशियल या कोई बैटरी लगाया तो इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि करंट इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, करंट फ्लो होगी। करंट किधर फ्लो होगी वो हमको अभी डिफाइन करना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो था, तो इलेक्ट्रॉन एक साइड में सब खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल, जैसे मैंने आपको रस का एग्जांपल दिया था भीड़ का, जहाँ कहीं पे भीड़ है वहाँ पे अगर कुछ नहीं है, तो अगर एकदम से अब रूमर्स आ गया कि भाई यहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है, तो सभी आदमी एक दूसरे पर चढ़ के भागने लगेंगे, लेकिन कहीं भाग नहीं पाएंगे, सब वहीं के वहीं रहेंगे। बट अगर आप कोई पुलिस फोर्स लगा दो, पुलिस फोर्स यहाँ पे क्या पोटेंशियल, पुलिस फोर्स लगा दो तो क्या करेगा, भले ही स्लो मूव कराए, बट आदमियों को, जितने भी रास्ते हैं, जितनी भीड़ है, सभी पब्लिक को इवैक्यूएट करेगा वहाँ से, तो आसानी से इवैक्यूएशन हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो जब आपने पोटेंशियल लगाया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये आपको याद रखना है, द फ्लो ऑफ करंट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फ्लो ऑफ करंट इन एनी सर्किट और इन एनी मेटल और इन एनी कंडक्टर, ठीक है, इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं बेटा तो करंट इधर जाएगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये बेटा इसके अपोजिट होगी। ठीक है, और रिलेशन जो आपने पढ़ा था वही रिलेशन यूज करेंगे, Q इक्वल टू IT। एक रिलेशन बेटा ये भी होता है, Q इक्वल टू NE। ठीक है, ये आपको याद रखना है। N क्या है, होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। और E क्या होता है, चार्ज आना इलेक्ट्रॉन। E जो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। C बेटा ये क्या डिपेंड कर रहा है, कूलम को, ये आपको सब याद रखनी चीज़ें। C जो है कूलम है। तो इस टाइप से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी जब इसको आपने पोटेंशियल दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसमें हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमको पढ़ना है ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको देख लो। ओम्स लॉ का है बेटा, ओम्स लॉ बेसिकली जो किसी मेटल या किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसी का मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताता है। अगर इसका हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential applied across any conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। मीनिंग क्या है, जितना कंडक्टर में करंट फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल होगा। करंट आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मीनिंग क्या है, एट टी क्या है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो तो
V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। सपोज ये आपने कंडक्टर लगाया, ठीक है, इसमें आपने ये बैटरी लगाई, ठीक है। आपको मालूम है करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होती है, या बोल सकते हो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो इसके पास जो आप वोल्टेज, जो करंट इसमें फ्लो हो रही और जो ये वोल्टेज आप लगा रहे हो, इसमें रिलेशन क्या होगा, V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब क्या, आप V बढ़ाओगे तो I बढ़ जाएगा, या उल्टा बोल सकते हो अगर आप I बढ़ा रहे हो तो V भी बढ़ जाएगा। मतलब प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन। इसको आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ये आता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V इज इक्वल टू IR वेयर R इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। नोन एज, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या जिसके थ्रू आप फ्लो करा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आर क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है बेटा, जिसको हम रजिस्टेंस बोलते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए हमने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आर जो है वो आपका कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट होगा तो V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर आपका R कांस्टेंट नहीं है, R कांस्टेंट ना होने का मीनिंग बेटा क्या है, कि आपका V और I में जो रिलेशन आएगा वो प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, या वो लीनियर नहीं आएगा। इसको हम लीनियर रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आपने जैसे 9th में पढ़ा होगा, और मैंने भी लास्ट इसमें 9th के फर्स्ट लेक्चर जो मेरा है, या फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कवर किया है मोशन है, उसमें मैंने डिस्कस किया है लीनियर और ये प्रोपोर्शनल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। तो यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अगर इसको आप एक ग्राफ में प्लॉट करोगे, सपोज ये है, इधर आपने V बनाया और इधर I, तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे I1 और ये I2, तो यहाँ पे ये क्या है बेटा V1, और यहाँ पे ये है V2। आपने देखा I1 जब कम था तो V1 कम है, जब आपने I बढ़ा दिया I2 हो गया तो V2 ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से या ये बोल सकते हो जब V1 था तो I1 कम था, जब आपने V बढ़ा दिया V2 पहुँच गए तो I2 भी या I भी बढ़ गया, ठीक है। इसका जो बेटा ये स्लोप होता है, इसको हम बोलते हैं स्लोप होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो वैसे तो नहीं पढ़े होंगे आप, फिर भी ये याद रखो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है रिलेशन। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा बेटा ये होगा, और बेस ये होगा, तो इसको क्या बोलेंगे V अपॉन I। यहाँ से देखो V अपॉन I क्या है बेटा, अगर हम इसको निकालें इस रिलेशन में तो V अपॉन I इज़ नथिंग बट R। तो ये क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। सो R इज़ क्या, R इज़ अ स्लोप ऑफ VI कर्व। कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए कि V वर्टिकल Y एक्सिस में है और I हॉरिजॉन्टल X एक्सिस में। तो ये बेटा ओम्स लॉ के बारे में था, उसका ये ग्राफ है, लीनियर वेरिएशन, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो इसमें R आया है ये क्या है, ये कैसे वेरी करेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा हमको जो नेक्स्ट पढ़ना था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे मैंने एक कंडक्टर बनाया है, इसकी लेंथ कितनी है उसके प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही R डिपेंड करेगा इसके क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मीनिंग क्या हुआ, अगर आप सपोज ये एक कंडक्टर, इसकी लेंथ ये है, ठीक है बेटा, सपोज ये आपका कंडक्टर है, इसकी लेंथ ये है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपने इसमें एक लेंथ और ऐड कर दिया तो इसकी लेंथ बेटा ये डबल हो जाएगी। अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा और ऐड किया ठीक है, अगर इसमें इतना और ऐड कर दिया, ये अब लेंथ क्या हुई, डबल हो गई, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग यही है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग क्या है बेटा, कि एरिया आप जितना कम लोगे, जैसे यहाँ पे देखो एरिया बहुत कम है स्टिप का एरिया कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी
कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने ये एरिया लिया तो एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर आपने टिप लिया, एरिया कम है, तो इसमें आप पुट करोगे तो एरिया कम होने की वजह से पूरी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। जब ज़्यादा आएगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो हायर द एरिया लोअर विल बी द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इनको आप इन दोनों कंबाइन करोगे 1 and 2, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, वेयर L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, R इज इक्वल टू, इसको आप प्रोपोर्शनलिटी बताओगे तो R इज इक्वल टू रो L/A। रो बेटा एक कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज नोन एज रजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल और अ कंडक्टर और अ मटेरियल। किसी मटेरियल की या मेटल की या कंडक्टर की रजिस्टिविटी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह जाएगी। तो आपको अब मीनिंग समझ में आ रही होगी कि जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तब भी हमने कांस्टेंट टेम्परेचर बोला था। क्यों, ताकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस रो पे डिपेंड करता है, और रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो रो भी फिक्स रहेगा, और रो फिक्स रहेगा तो लेंथ और एरिया तो फिक्स ही है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, जो ओम्स लॉ पढ़ते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम स्टडी करते हैं। तो इसका रिलेशन है बेटा, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड इज द एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, या द रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस इज डबल, तो उस केस में आपको रेजिस्टेंस कंपेयर करने होते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। साथ में आपको जो रो है ये मेटल डिपेंडेंट है। सपोज जैसे आपके पास ये दो मेटल है, एक ये रेड है सपोज, एक ये ब्लैक है। ये सपोज ज़्यादा कंडक्टिव है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा इंसुलेटर है, ये ज़्यादा कंडक्टिव है। तो इसमें देखोगे दोनों का शेप साइज सब कुछ सेम है, एरिया भी सेम है, एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल लेंथ सेम है, लेंथ भी सेम है। तो रेजिस्टेंस डिफरेंट क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों का मेटल या मटेरियल अलग अलग है। मटेरियल अलग होने से क्या होगा, रो की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। जब रो की वैल्यू अलग होगी तब रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो रो किसका कम होगा, रो उसी का कम होगा बेटा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएंगे, या जो ज़्यादा कंडक्टिव होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ज़्यादा कंडक्टिव है तो इसमें रो कम होगा, रो कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मीनिंग क्या है, वो कम रजिस्ट करेगा किसको, करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो हायर द रेजिस्टिविटी लोअर विल बी द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू फ्लो द करंट। कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू फ्लो द करंट। हायर द रेजिस्टिविटी लोअर विल द कंडक्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो होने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो आप अगर दो मेटल को कंपेयर कर रहे हो तो आपको देखना है कि किस मेटल की रेजिस्टिविटी कम है, उसी में करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस अगर आप बेसिकली डिफाइन करोगे, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच टेल्स अबाउट हाउ मच द मटेरियल रजिस्ट टू फ्लो द करंट। तो इस टाइप से इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सिंबल्स देख लो क्या है। तो बेटा हमको सिंबल्स के बारे में पढ़ने हैं। जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट कोई देखोगे या कोई नेटवर्क देखोगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको क्या क्या होगा, एक पोटेंशियल प्रोवाइडर होगा, अप्लायंसेज होंगे जिसमें हमको पोटेंशियल या करंट प्रोवाइड करना है। तो उनको आप बनाओगे नहीं कि रेफ्रिजरेटर है या ये बैटरी है या ये सेल है या ये बल्ब है, तो उसको आप डायग्राम नहीं बनाओगे, बट उसका एक सिंबल हम यूज करेंगे जो यूनिवर्सल है, हर जगह अडॉप्टेड है। तो वो सिंबल्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे ये कंपोनेंट का नाम है जनरली जो यूज होने वाले हैं, और ये सिंबल्स है। अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो दो लाइन उसमें ड्रा करेंगे, एक बड़ी रहेगी एक छोटी रहेगी। बड़ा वाला पॉजिटिव शो करेगा, छोटा वाला नेगेटिव। अगर आप बैटरी की बात करोगे तो बैटरी का मीनिंग क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स। सो एक की जगह आप 2 या 3 या 4 कुछ भी लगा दो तो क्या बन जाएगी बेटा, ये बैटरी बन जाएगी। ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। उल्टा जोड़ दोगे तो वो एक दूसरे को अपोज करेंगे और नेट पोटेंशियल वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब प्लग की क्या है बेटा, अगर स्विच ओपन है तो इसमें हम डॉट नहीं करेंगे, अगर स्विच ओपन है तो इसमें डॉट नहीं करेंगे, अगर स्विच क्लोज है तो डॉट कर देंगे। ठीक है, जो वायर ज्वाइंट, जैसे आपको वायर ज्वाइन करना है तो क्या करोगे, आपने सिंपली ये यहाँ पे अगर आपको इसको ज्वाइन कराना तो आप यहाँ पे डॉट लगा के इसको इस सिंबल से बनाओ। अगर ज्वाइन नहीं करना, क्रॉस करानी। क्रॉस कराने का मीनिंग क्या है, जैसे आप देखो ये, ठीक है बेटा, अगर आप इसको देखना चाहते हैं जैसे ये वायर है
अब आप इसको क्रॉस कराना चाहते हो इसके ऊपर, तो ये ज्वाइंट नहीं, ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम इस तरह से रैप कर देंगे। रैप कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, कोई ज्वाइनिंग नहीं है, उसको क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे एक तो ये सिंबल है और दूसरा हम इसको इस टाइप से फिलामेंट भी इसका बना देते हैं, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। फिर रजिस्टेंस क्या बेटा, इस टाइप से हम इसको सिंबल शो करते हैं रजिस्टेंस, ठीक है। एक होता है वेरिएबल रजिस्टेंस या रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब क्या बेटा, रजिस्टेंस वेरिएबल है। रजिस्टेंस वेरिएबल होने का मीनिंग क्या है, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। जैसे आपने ये किया, ये जैसे की दिखाया, इस की को आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो रजिस्टेंस जितना शिफ्ट करते जाओगे रजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। तो डिपेंड करता है कि की पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी की है तो पूरा लेंथ ले रहा है, इसको आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो इतना लेंथ लेगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो इतना कम लेंथ होगा। तो जितना लेंथ कम होता जाएगा, जैसे आपने पढ़ा था रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ की वजह से रजिस्टेंस इसका कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, रजिस्टेंस घटा बढ़ा के। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टेंस या रियोस्टेट। इसका जो सिंबल होता है बेटा, या तो ये एरो क्रॉस एरो कर दो या तो ये की बना दो, दोनों सेम है। इसके बाद अमीटर होता है। अमीटर क्या होता है बेटा, टू मेजर द करंट थ्रू अ सर्किट। किसी सर्किट से अगर आपको करंट मेजर करना है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या बनाते हैं सिंबल, ए और प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस माइनस। सिमिलरली वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए डिवाइस है। अगर उसको आपको शो करना है तो डिवाइस नहीं बनाओगी, वी बना के प्लस माइनस यहाँ पे शो कर दोगे, ठीक है। एक फ्यूज होता है, हम आगे पढ़ेंगे। फ्यूज घरों में जनरली सब अप्लाइंसेज में लगा होता है। क्यों लगा होता है, सेफ्टी पर्पज से। सेफ्टी क्या होती है बेटा, जैसे कभी फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज में, एकदम से करंट बढ़ती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने का मतलब उसकी वजह से अप्लाइंसेज में आपका नुकसान ना हो, उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज लगाते ही जैसे आपका वोल्टेज या करंट बढ़ेगी तो फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, आगे करंट फ्लो नहीं होगी, तो अप्लाइंसेज आपका डिस्ट्रॉय होने से या डैमेज होने से बच जाएगा। तो ये फ्यूज का नोटेशन ये है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ओम्स लॉ या इलेक्ट्रिसिटी की कुछ थ्योरी का पोर्शन है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्यों करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस पे बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आना ही है। इसमें आपसे बोलेगा कि उसकी हमने लेंथ बढ़ा दी या एरिया बढ़ा दिया या रेडियस बढ़ा दिया। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इफ़ लेंथ इज चेंज्ड, इफ़ एरिया इज चेंज्ड, इफ़ रेडियस इज चेंज। रेडियस और एरिया दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो वहाँ से हम क्वेश्चन उस टाइप के करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बेटा ऑल अबाउट जो मैंने टॉपिक लिखे उसके बारे में था। अब हमको इसको डिटेल में डिस्कस करना है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसके बाद हमको आगे भी बढ़ना, ठीक है बेटा। तो अब इसको यहीं फिनिश करते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा विद सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने अभी यहीं तक थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है बेटा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। साथ में मेरी कोशिश ये भी है बेटा कि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हूँ, जिससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, अपार्ट फ्राम एनसीईआरटी के अलावा उसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनको आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।